आइए पंडित जी, आइए बैठिए। उर्मिला जी, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसी ही लड़की ढूंढ कर लाया हूँ आपके बेटों के लिए। ये देखिए, खूब गोरी और अमीर लड़कियां हैं। तो फिर आप जल्दी से बात बढ़ाइए, मेरी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का है। लेकिन माँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मैं निशा से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। ये क्या बकवास कर रहा है तू नीरज? मैं किसी भी ऐरी गैरी लड़की को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। ठीक है माँ, तो मैं भी आपका ही बेटा हूँ। देखता हूँ कैसे रोकती हैं आप मुझे। अगले दिन ही नीरज निशा को फोन करता है और उसे मिलने के लिए शिव मंदिर बुलाता है। तुम जल्दी से शिव मंदिर पहुँच जाओ निशा। लेकिन नीरज। निशा, जैसा कहता हूँ वैसा करो। निशा शिव मंदिर पहुंचती है जहां दोनों शादी कर लेते हैं। फिर नीरज निशा को बहू बनाकर घर ले आता है। काले रंग की निशा को देख उर्मिला को बहुत गुस्सा आता है और वो दरवाजे पर खड़ी निशा को खूब खरी खोटी सुनाती है। तुझे यही गरीब कल्लो मिली थी लाने के लिए? अरे कम से कम हमारे खानदान की इज्जत का ख्याल किया होता। माँ, अब ये इस घर की बहू है, इसका स्वागत तो करो। ना तो ये कल्लो मेरी बहू है और ना ही कभी मानूंगी। ये सिर्फ तेरी बीवी की हैसियत से यहाँ रहेगी, मेरी बहू की नहीं। काली बहू को देखकर उर्मिला गुस्से में मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिनों बाद वो अपने छोटे बेटे की शादी एक अमीर घर की लड़की सुनैना से कर देती है। सुनैना का रंग काफी गोरा था, वो दिखने में भी काफी सुंदर थी। उर्मिला बड़े प्यार से गुलाब के फूलों की पत्तियां बिछाकर उसका स्वागत करती है। साथ ही ऊपर की ओर से भी उसके ऊपर फूलों की बारिश करवाती है। अपना ऐसा शानदार स्वागत देखकर जहां गोरी बहू किंजल बहुत खुश होती है, तो वहीं निशा को बड़ा बुरा लगता है। वाह सासू माँ, आपने तो क्या शानदार स्वागत किया है मेरा। निशा भले ही उस घर की बड़ी बहू थी, लेकिन फिर भी उसे वो मान सम्मान और इज्जत नहीं मिलती थी जो किंजल को मिलती थी। उर्मिला निशा को पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो घर के सारे काम उसी से लेने लगी और तो और अपनी छोटी बहू के काम भी वो जानबूझकर निशा पर ही डाल देती। अरे ओ कल्लो, जा मेरी गोरी बहू के कपड़े पड़े हैं, जरा उन्हें धो दे, उसे आज रौनक के साथ मूवी देखने जाना है। लेकिन माँ जी, अभी मेरे खुद के कपड़े, आपके कपड़े भी पड़े हैं, ऊपर से घर का सारा काम। तुझसे जितना कहा है उतना कर समझी। मेरी गोरी बहू को इस घर में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। निशा को ना चाहते हुए भी अपनी सास की बात माननी ही पड़ती है। फिर वो बेचारी अपनी देवरानी के कपड़े धोती है और बाकी सब घर वालों के कपड़े भी धोती है, जिसके बाद वो घर का सारा। गोरी दोनों बहुओं का ये पहला तीज का त्योहार होता है। माँ जी, ये मेरी पहली तीज है, मुझे नई साड़ी और मेकअप का सामान लाना है, क्या आप मेरे साथ बाजार चलकर दिलवा देंगी? अरे हाँ हाँ छोटी बहू, तू तैयार हो जा, चल फिर चलते हैं। तभी निशा उर्मिला से कहती है, माँ जी मुझे भी तीज का कुछ सामान लेना था, क्या मैं भी आप दोनों के साथ चलूं? तुझ कल्लो को नए कपड़े और मेकअप की क्या ही जरूरत है? शक्ल तो तेरी वैसी रहनी है, चुपचाप घर पर रह और सारे काम करके रखना, समझी? वो दोनों शॉपिंग पर चली जाती है। शाम को दोनों सास बहू ढेर सारी शॉपिंग करके लौट आर्टिस्ट को बुलाती है, जिससे किंजल अपने हाथों पैरों में मेहंदी लगवाती है। लेकिन जब बारी निशा की आती है तो वो उसे काफी देर हो गई है कहकर वहाँ से भेज देती है। बेचारी निशा फिर खुद ही बाजार से कीप लाकर रात को अपने हाथों में मेहंदी लगाती है। अगले दिन दोनों बहुएं तीज का व्रत रखती हैं। दोनों बहुओं के घर से तीज का सामान आता है। छी, ये देखो, इस कल्लो के मायके वालों ने सिंधारा के नाम पर तीज में खाली आधा किलो मिठाई का डब्बा भेजा है और एक ये सड़ी हुई 2 साड़ी भेज दी। और ये देख, किंजल के मायके वालों ने 4 किलो मिठाई और 5 साड़ियाँ और ये साज सज्जा का सामान, फल, कितना कुछ भेजा है। माँ जी, मेरे माँ बाबा की जितनी औकात थी उससे ज्यादा उन्होंने भेजा है। आपको पता है जो साड़ी उन्होंने आपको भेजी है, इतनी महंगी साड़ी उन्होंने आज तक खुद के लिए भी नहीं ली। क्या सच में? अरे इससे तो अच्छी साड़ी हमारे घर की नौकरानियां पहनती हैं। खैर तुम लोगों से और उम्मीद भी क्या ही रखे। सासू माँ, आप ये साड़ी इस कल्लो को ही लौटा दो, आप मेरी 5 साड़ियों में से कोई एक रख लो। इस तरह वो निशा की साड़ी न लेकर गोरी बहू के मायके से आई साड़ी रख लेती है। वाह वाह, ये वाली मुझे पसंद है, इसे मैं रख लेती हूँ। अरे ओ कल्लो, अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा मेरे लिए जाकर चाय बना कर ले आ, और तू मेरी गोरी बहू यहाँ आकर बैठ। सचमुच आज तो तू बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। रुक, मैं तुझे काला टीका लगा दूं। ओह हाउ स्वीट ऑफ यू माँ जी। वो दोनों सास बहू सोफे पर बैठकर हंसकर बातें कर रही थी। तभी अचानक से उर्मिला के पैर में दर्द होता। छोटी बहू, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा दबा देना तो। क्या मैं? ना बाबा ना, माँ जी आज मेरा व्रत है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है और आप मुझे पैर दबाने के लिए कह रही हैं? नो वे, मैं तो चली अपने कमरे में आराम करने। उर्मिला को किंजल का ये व्यवहार देखकर बड़ा अजीब लगता है। तभी वहाँ निशा चाय लेकर आती है और अपनी सास को चाय देने के बाद उनके पैर दबाने लगती है। उर्मिला मन ही मन सोचती है, वैसे ये कल्लो इतनी बुरी भी नहीं है, सारा दिन भूखे पेट रहकर घर का सारा काम निपटाकर मेरी सेवा भी कर रही है। उस दिन पहली बार वो निशा के बारे में कुछ अच्छा सोचती है। शाम को दोनों बहुएं छत पर चांद को पानी चढ़ाने जाती हैं और अपना व्रत खोलती है। लेकिन वापस नीचे आते वक्त थोड़ा सा पानी गलती से किंजल से सीढ़ियों पर गिर जाता है,
जिस पर पीछे से आ रही उर्मिला का पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। फिर जल्दी से डॉक्टर को बुलाया जाता है। इनकी रीढ़ की हड्डी पर चोट लग गई है। अब कुछ दिनों तक इन्हें बेड रेस्ट पर ही। अब निशा ही उसकी दिन रात सेवा करती है और उसका हर काम करती है, जबकि किंजल तो उसके पास भी नहीं फटकती। ये देख उर्मिला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो निशा से माफी मांगती है। अब वो दोनों बहुओं में भेदभाव करना बंद कर देती है। शादी खत्म होने के बाद तीनों बहुएं अपने ससुराल आ जाती हैं, जहां उमा देवी अपनी तीनों बहुओं का गृह प्रवेश करती हैं, जिसके बाद वो अपनी गोरी बहू को एक छोटा सा गिफ्ट पैक देती है, जिसे देख वो गोरी बहू, जिसका नाम श्रुति होता है, अपनी सास से कहती है, माँ जी इस बॉक्स में क्या है? जरा खोल कर तो देख बहू, तुझे सब पता चल जाएगा। श्रुति उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें स्कूटी की चाबी रखी हुई होती है, जिसे देख श्रुति जल्दी से बाहर जाती है और वहां खड़ी स्कूटी देख बहुत खुश होती है। थैंक यू सो मच माँ जी। बहू तुम मेरे लिए किसी लक्ष्मी से कम नहीं हो, इसलिए ये एक छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। अब तुम्हें कहीं भी जाना हो तो तुम इस स्कूटी में जा सकती हो। अपनी देवरानी को नेग में स्कूटी मिलती देख बड़ी बहू अपनी सास से पूछती है, माँ जी हमारा नेग कहाँ है? हाँ हाँ ये लो तुम्हारा नेग, ये तुम दोनों की साइकिल की चाबियां हैं। आज के बाद जब भी तुम दोनों को कहीं जाना हो तो इस साइकिल पर बैठकर चली जाया करो, समझी? आई बड़ी नेग लेने। तुम दोनों काली बहुओं को मैंने साइकिल दे दी, ये भी शुक्र मनाओ, वरना शक्ल तो तुम्हारी 100 रुपए से ज्यादा की नहीं है। अपनी जेठानियों का ऐसा उपहार देखकर श्रुति खूब हंसती है। फिर सभी अपने कमरे में आराम करने चली जाती हैं। अगली सुबह शामली और प्रज्ञा दोनों काली बहुएं सुबह जल्दी उठकर अपनी पहली रसोई बनाने में लग जाती है, जबकि गोरी बहू श्रुति आराम से उठती है और फिर सज धज कर तैयार होकर बैठ जाती है, जिसे देख उसकी सास उसकी तारीफ करते हुए कहती है, अरे वाह, मेरी गोरी बहू तो इस साड़ी में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही। अच्छा, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम्हें अपनी पहली रसोई में जो भी बनाना है बना लो, मैं तब तक मंदिर होकर आती हूँ। ये कहकर उमा देवी वहां से चली जाती हैं, लेकिन श्रुति का मुंह बन जाता है। फिर वो किचन में जाती है, जहां उसकी दोनों जेठानियां तरह तरह के पकवान बना रही होती हैं। अरे वाह, इन दोनों ने तो हलवाई की तरह इतने पकवान बना दिए कि दोनों इस घर की बहुएं कम और चौराहे पर बैठने वाली हलवाई ज्यादा लग रही हैं। और एक मैं हूँ जिसे मैगी से ज्यादा कुछ बनाना भी नहीं आता। एक काम करती हूँ, मैं माँ जी के लिए मैगी मसाला बनाती हूँ। वैसे भी मैं गोरी बहू उनकी फेवरेट हूँ, तो उन्हें तो मेरे हाथ का कुछ भी बनाया हुआ अच्छा ही लगेगा। अगर आप लोगों का हो गया हो तो हटिए, मुझे मैगी बनानी है। श्रुति, तुम अपनी पहली रसोई में मैगी बनाओगी? हाँ तो मेरी मर्जी। में कुछ उमा मंदिर से लौटती है। फिर तीनों बहुएं अपनी पहली रसोइयों से परोसती हैं। श्रुति बहू, तुमने पहली रसोई में मैगी बनाई है? जी माँ जी। उमा देवी थोड़ी सी मैगी टेस्ट करती है, लेकिन उसे उसका स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर वो उसकी तारीफ करते हुए कहती है, अरे वाह, कितनी स्वादिष्ट मैगी है, मजा ही आ गया। माँ जी, हमारा खाना भी चख कर देखिए, हमने भी बहुत मेहनत से बनाया है। हाँ हाँ खाती हूँ, तुम दोनों के काले हाथ का खाना खाने का मन तो नहीं करता, लेकिन अब रस्म है तो निभानी ही पड़ेगी। उमा देवी जैसे ही वो खाना अपने मुंह में डालती है तो उसका स्वाद उसे बहुत ही पसंद आता है, लेकिन अपनी बहू के काले रंग की वजह से वो उनकी बिल्कुल भी तारीफ नहीं करती और जानबूझकर गुस्से में कहती है, छी छी छी, क्या खाना बनाया है, ले जाओ इसे मेरे मुंह के आगे से। अच्छा श्रुति बहू, ये लो तुम्हारा नेग, ये सोने की चेन। और शामली प्रज्ञा, तुम दोनों को तो नेग में कुछ देने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ये लो, 101 रुपए रख लो, तुम्हारी शक्ल के हिसाब से ये सही है। नेग मिलने पर दोनों काली बहुएं अपनी सास के पैर छूती हैं, जबकि श्रुति वो चेन लेकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर अगले दिन तीनों बहुओं की मुंह दिखाई का वक्त आता है, जहां गोरी बहू को तो बड़ा और महंगे महंगे गिफ्ट मिलते हैं, लेकिन दोनों काली बहुओं को शगुन में नारियल या कुछ पैसे ही मिलते हैं। ये सब चल ही रहा होता है कि तभी अचानक रसोई में आग लग जाती है और बाहर की तरफ भी फैलने लगती है। सभी भागते हुए घर के बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उमा देवी उस वक्त बाथरूम गई होती है। वो जब बाथरूम से बाहर आती है तो आग देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। बाहर खड़ी औरतें गोरी बहू से कहती हैं, अरे यहाँ क्या खड़ी हो श्रुति बहू, जाओ अपनी सास को बचाओ, वो तुम्हें कितना मानती है, जाओ जल्दी। नहीं 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 नहीं, कहीं उनकी वजह से मेरा मुंह हाथ जल जाए तो।
लेकिन दोनों काली बहुओं से ये सब देखा नहीं जाता और वो अंदर चली जाती हैं, जहाँ धुएं के कारण उमा देवी बेहोश हो गई होती है। वो दोनों जल्दी से उसे अस्पताल लेकर में आ जाती है। जब उसे सारी बात पता चलती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी दोनों काली बहुओं से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहती है, श्यामली, प्रज्ञा बहू, मुझे माफ कर दो। काले और गोरे रंग की वजह से मैंने तुम तीनों में भेदभाव किया। जिसे मैंने इतना चाहा उसी ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, और तुम दोनों हो कि तुम दोनों ने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। नहीं माँ जी, आप हमसे माफी मत मांगिए, आप हमसे बड़ी हैं। ये हाथ सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए ही उठने चाहिए, माफी मांगने के लिए नहीं। फिर श्रुति को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी सास और दोनों जेठानियों से माफी मांगती है। दोनों उसे माफ कर देती हैं और अब सब एक साथ खुशी खुशी रहती हैं।